नमस्कार और हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कानूनी किताबों में शायद थोड़ा सूखा लगे, लेकिन असल जिंदगी में इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। हम्म। हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 36 को समझने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है संपत्ति का निपटान। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। इसे समझने के लिए चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए एक चोरी हुई। ठीक है। पुलिस ने चोर को पकड़ा और उससे एक चोरी का लैपटॉप, एक बाइक और कुछ कैश बरामद किया। आज हम इसी लैपटॉप, बाइक और कैश की यात्रा को ट्रैक करेंगे। पुलिस स्टेशन के मालखाने से लेकर अदालत के आखिरी फैसले तक। बिल्कुल। और हमारा नक्शा होगा ये नया कानून। आज का हमारा मिशन यही समझना है कि कानून के हर मोड़ पर इन चीजों का क्या होता है। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अध्याय सिर्फ वकीलों या जजों के लिए नहीं है। ये प्रक्रियात्मक न्याय की आत्मा है। अच्छा। ये कानून एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाता है। एक तरफ सबूत के तौर पर संपत्ति को सुरक्षित रखना, हाँ। और दूसरी तरफ उस व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना जो उस संपत्ति का असली मालिक है। तो चलिए इस कहानी की कानूनी यात्रा शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, पुलिस ने ये सारा सामान जब्त कर लिया, अदालत में पेश कर दिया। अब केस तो चलेगा, उसमें महीने शायद साल भी लग सकते हैं। तब तक इस लैपटॉप और बाइक का क्या होगा? क्या ये पुलिस स्टेशन के बाहर बस धूल खाते रहेंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब धारा 497 देती है। कानून कहता है कि जब तक मुकदमा खत्म नहीं हो जाता, अदालत उस संपत्ति की उचित अभिरक्षा का आदेश देगी। उचित अभिरक्षा मतलब? सही तरीके से हिफाजत। बिल्कुल, मतलब ये सुनिश्चित करना कि संपत्ति सुरक्षित रहे ताकि मुकदमे के दौरान उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन हर संपत्ति लैपटॉप या बाइक जैसी तो नहीं होती। मान लीजिए पुलिस ने चोरी की मछली से भरा एक ट्रक पकड़ लिया। उसे तो कुछ दिनों से ज्यादा नहीं रखा जा सकता, वो तो खराब हो जाएगी। बिल्कुल सही। और कानून इस हकीकत को समझता है। इसी धारा में एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान दिया गया है। क्या? अगर संपत्ति ऐसी है जो जल्दी खराब हो सकती है, कानून इसके लिए शीघ्र और स्वाभाविक रूप से क्षय होने वाली शब्द का इस्तेमाल करता है। तो अदालत इंतजार नहीं करेगी। तो क्या करेगी? अदालत जरूरी सबूत जैसे तस्वीरें लेना, वीडियो बनाना, ये सब रिकॉर्ड पर रखेगी और फिर उसे तुरंत बेचने का आदेश दे सकती है। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। मैंने सुना है कि इस नए कानून में इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए कुछ समय सीमा भी तय की गई है। हाँ, और ये शायद इस अध्याय का सबसे क्रांतिकारी बदलाव है। ऐसा क्या है इसमें? पहले क्या होता था कि पुलिस स्टेशन के मालखानों में गाड़ियां और दूसरा सामान सालों साल सड़ता रहता था, उनकी कीमत शून्य हो जाती थी। हाँ, ये तो हमने देखा है। अब ऐसा नहीं होगा। नए कानून के तहत जब भी कोई संपत्ति अदालत में पेश होगी तो अदालत को 14 दिनों के अंदर उसका पूरा विवरण तैयार करना होगा। तस्वीरें लेनी होंगी, जरूरत पड़े तो वीडियो भी बनाना होगा। और उसके बाद? और ये सब होने के 30 दिनों के भीतर अदालत को उस संपत्ति के निपटान का आदेश देना ही होगा। मतलब अब हमारी कहानी वाली बाइक सालों तक थाने में जंग नहीं खाएगी? नहीं, 30 दिन में उसके भविष्य का फैसला हो जाएगा। ये तो मामलों के निपटारे में बहुत तेजी लाएगा। निश्चित रूप से। मकसद यही है कि प्रक्रिया में तेजी आए, असली मालिक को उसकी संपत्ति समय पर वापस मिले और पुलिस स्टेशनों पर बेवजह का बोझ कम हो। ठीक है, तो ये तो हुई बात कि मुकदमे के दौरान संपत्ति का क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब केस खत्म हो जाएगा और ये साबित हो जाएगा कि लैपटॉप असली मालिक का ही है, तब उसका अंतिम फैसला कैसे होगा? अब हम कहानी के दूसरे पड़ाव पर आते हैं, जिसके लिए धारा 498 है। एक बार मुकदमा खत्म होने पर अदालत के पास निपटान के लिए कई विकल्प होते हैं। जैसे कि? पहला, उसे नष्ट करने का आदेश देना। मान लीजिए कोई अवैध हथियार है। दूसरा, उसे जब्त करना, यानी सरकार की संपत्ति घोषित कर देना। और तीसरा, जो सबसे आम है, उसे उस व्यक्ति को सौंप देना जो उसके कब्जे का कानूनी हकदार है। एक मिनट, लेकिन मान लीजिए निचली अदालत ने किसी को उसकी कार वापस दे दी और दूसरे पक्ष ने ऊपरी अदालत में अपील कर दी। जी। अगर अपील का फैसला पलट गया और तब तक पहले वाले ने कार बेच दी, तो इससे बचने का कोई उपाय है? बहुत अच्छा सवाल है, और कानून ने इसका भी ध्यान रखा है। अदालत जब किसी को संपत्ति सौंपती है तो वो एक शर्त लगा सकती है। शर्त? कैसी शर्त? वो उस व्यक्ति से एक बॉन्ड भरवा सकती है, जमानत के साथ या बिना जमानत के।
इस बॉन्ड में ये वचन होता है कि अगर अपील में आदेश बदला गया तो वो संपत्ति वापस अदालत में लौटा देगा। ये एक तरह की सुरक्षा गारंटी है। और अपील के लिए भी तो कुछ समय मिलता होगा। जी हाँ, कानून कहता है कि अगर संपत्ति मवेशी या जल्दी खराब होने वाली नहीं है तो उसे सौंपने का आदेश 2 महीने तक लागू नहीं किया जाएगा। अच्छा, 2 महीने का वक्त मिलेगा। हाँ, ये 2 महीने का समय इसीलिए है ताकि अगर कोई फैसले से नाखुश है तो वो ऊपरी अदालत में अपील कर सकें। अच्छा, तो मतलब अगर चोर ने चोरी के सोने को बेचकर एक कार खरीद ली तो कानून उस कार को भी चोरी की संपत्ति का ही हिस्सा मानेगा। बिल्कुल, यह इस धारा का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। कानून सिर्फ मूल वस्तु को नहीं बल्कि उसके बदले हुए रूप को भी ट्रैक करता है। मतलब उपधारा 5 साफ कहती है कि संपत्ति में न केवल वो मूल चीज शामिल है बल्कि वो संपत्ति भी जिसमें उसे बदला गया हो। तो आपके उदाहरण में वो कार भी अपराध से जुड़ी संपत्ति ही मानी जाएगी। ये तो ठीक है कि असली मालिक को उसकी संपत्ति वापस मिल जाएगी, लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। पूछिए। उस बेचारे का क्या है जिसने हमारी कहानी वाला चोरी का लैपटॉप खरीदा? उसने तो पूरे पैसे दिए, ये जाने बिना कि वो चोरी का है। क्या कानून उसके नुकसान के बारे में कुछ सोचता है? कानून इतना कठोर नहीं है। वो निर्दोष खरीदार के हितों की भी रक्षा करने की कोशिश करता है। इसके लिए धारा 499 है। अच्छा। अगर चोर दोषी पाया जाता है और ये भी साबित हो जाता है कि किसी तीसरे व्यक्ति ने वो लैपटॉप नेक नियति से खरीदा था, तो अदालत एक खास आदेश दे सकती है। याद है, चोर से कुछ कैश भी बरामद हुआ था। हाँ, बिल्कुल। तो अदालत आदेश दे सकती है कि उस बरामद कैश में से लैपटॉप की कीमत के बराबर की रकम उस निर्दोष खरीदार को दे दी जाए। मतलब एक तरह से उसके नुकसान की भरपाई। जी, बशर्ते दोषी के पास से पैसा बरामद हुआ हो। और अगर कोई इन आदेशों से खुश नहीं है तो धारा 500 के तहत वो ऊपरी अदालत में अपील भी कर सकता है। अब कुछ खास तरह की संपत्तियों की बात करते हैं। हर संपत्ति बाइक या लैपटॉप जैसी सीधी साधी नहीं होती। मान लीजिए मामला किसी ऐसी किताब से जुड़ा है जिसमें मानहानि की गई हो, या फिर किसी फैक्ट्री से जब्त किया गया मिलावटी घी हो। ऐसी चीजों का क्या होता है? इसके लिए कानून में धारा 501 है जो सार्वजनिक हित को ध्यान में रखती है। अगर किसी को मानहानि या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसे मामलों में दोषी ठहराया जाता है तो अदालत उस आपत्तिजनक सामग्री की सभी प्रतियों को नष्ट करने का आदेश दे सकती है। और मिलावटी घी का? इसी तरह खाने पीने की चीजों या दवाओं में मिलावट के मामलों में अदालत उन मिलावटी चीजों को नष्ट करने का आदेश दे सकती है ताकि वे बाजार में पहुंचकर लोगों की सेहत को नुकसान न पहुंचाएं। नष्ट करना कुछ मामलों में थोड़ा कठोर नहीं लगता? क्या उसे किसी और काम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? ये अदालत के विवेक पर निर्भर करता है। कानून नष्ट करने का अधिकार देता है, लेकिन अदालत मामले के तथ्यों को देखकर फैसला लेती है। मुख्य उद्देश्य जनता को नुकसान से बचाना है। समझ गया। और अचल संपत्ति जैसे घर या जमीन के बारे में क्या? मान लीजिए किसी को गुंडागर्दी करके उसके घर से निकाल दिया गया, क्या आपराधिक अदालत इसमें तुरंत कोई मदद कर सकती है? हाँ, और ये एक बहुत ही जरूरी प्रावधान है। इसे आप कानूनी फर्स्ट एड कह सकते हैं। कानूनी फर्स्ट एड? जी, धारा 502 के अनुसार अगर ये साबित हो जाता है कि किसी व्यक्ति को आपराधिक बल का इस्तेमाल करके उसकी अचल संपत्ति से बेदखल किया गया है तो अदालत पीड़ित को तुरंत उस संपत्ति का कब्जा वापस दिलाने का आदेश दे सकती है। मतलब लंबा सिविल केस चलने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल, ये तत्काल राहत देने का एक तरीका है, लेकिन इसकी एक शर्त है। ऐसा आदेश दोष सिद्धि की तारीख से 1 महीने के भीतर ही दिया जा सकता है। चलिए, अब इस पूरी प्रक्रिया के आखिरी हिस्से पर आते हैं। अभी तक हम उन संपत्तियों की बात कर रहे थे जो अदालत में पेश हुई, लेकिन अगर पुलिस को सड़क पर एक लावारिस बैग मिले और उसका कोई मालिक ही ना मिल रहा हो, तब क्या होगा? इसके लिए धारा 503 से 505 तक एक पूरी प्रक्रिया बनाई गई है। जब पुलिस को ऐसी कोई संपत्ति मिलती है जिसका कोई दावेदार नहीं है तो वो इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को देती है। फिर अगर मालिक अज्ञात है तो मजिस्ट्रेट उस संपत्ति को अपनी हिफाजत में ले लेंगे और एक सार्वजनिक घोषणा करवाएंगे। कानूनी भाषा में इसे उद्घोषणा कहते हैं। ये घोषणा कैसी होती है? कोई नोटिस वगैरह? हाँ, एक तरह का सार्वजनिक नोटिस जिसमें उस संपत्ति का पूरा ब्यौरा होता है और लोगों को 6 महीने का समय दिया जाता है कि आकर अपना दावा साबित करें। और अगर 6 महीने तक कोई नहीं आया तो क्या वो सामान हमेशा के लिए मालखाने में पड़ा रहेगा? नहीं, धारा 504 कहती है कि अगर 6 महीने में
कोई अपना दावा साबित नहीं कर पाता तो मजिस्ट्रेट ये आदेश दे सकते हैं कि वो संपत्ति अब राज्य सरकार की है और फिर सरकार उसे बेच सकती है। जी। लेकिन फिर वही सवाल, अगर लावारिस मिली संपत्ति आम से भरा टोकरा हो, 6 महीने इंतजार करना तो व्यवहारिक नहीं होगा। कानून यहाँ भी बहुत व्यवहारिक है। धारा 505 इसी स्थिति के लिए है। अगर संपत्ति जल्दी खराब होने वाली है या उसकी कीमत 10,000 रुपए से कम है तो मजिस्ट्रेट उसे तुरंत बेचने का ऑर्डर दे सकते हैं। बिना 6 महीने इंतजार किए? हाँ बिल्कुल। इससे संपत्ति के मूल्य का नुकसान नहीं होता। बिक्री से जो पैसा मिलता है उसे सुरक्षित रख लिया जाता है और फिर उस पैसे पर असली मालिक 6 महीने तक अपना दावा कर सकता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर हम अपनी कहानी पर वापस जाएं तो अब हमें पता है कि उस लैपटॉप, बाइक और कैश के साथ कानूनी प्रक्रिया के हर कदम पर क्या होगा। बिल्कुल। संक्षेप में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने संपत्ति के निपटान के लिए एक बहुत ही स्पष्ट, विस्तृत और सबसे महत्वपूर्ण समय सीमा में बंधी हुई प्रक्रिया बनाई है। ये जांच की जरूरतों और मालिक के अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाती है। एक बेहतरीन संतुलन। जब्ती से लेकर अंतिम निपटारे तक, अपील से लेकर विशेष मामलों तक, हर पहलू को इसमें शामिल किया गया है। इसने सालों से चले आ रही एक बहुत बड़ी समस्या, यानी मालखानों में संपत्ति के सड़ने की समस्या का एक ठोस समाधान दिया है। सही कहा। और यहाँ विधि के छात्रों और इस विषय में रुचि रखने वालों के लिए सोचने वाली एक बात है। क्या? ये अध्याय हमें दिखाता है कि प्रक्रियात्मक कानून सिर्फ नियमों का एक सूखा सेट नहीं है, बल्कि ये जमीनी स्तर पर न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करने का एक शक्तिशाली औजार है। अब भविष्य को देखते हुए एक सवाल ये उठता है, संपत्ति के निपटान में प्रौद्योगिकी जैसे डिजिटल लॉकर या ब्लॉकचेन क्या भूमिका निभा सकती है? सोचिए, क्या भविष्य में किसी जब्त की हुई कार के साथ एक डिजिटल एविडेंस टैग जोड़ा जा सकता है जो ब्लॉकचेन पर हो, जो इसकी जब्ती से लेकर निपटारे तक की पूरी यात्रा का एक ऐसा रिकॉर्ड बनाए जिसे कोई बदल ना सके? बिल्कुल। ये अध्याय नींव है, लेकिन प्रौद्योगिकी इस पर एक बहुत मजबूत और पारदर्शी इमारत खड़ी कर सकती है। इस पर विचार कीजिएगा।